जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima sir. Thank you so much. तार साहब आज 2-3 बातें करनी हैं आपके साथ। एक तो बांग्लादेश में ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं कि हसीना वाजिद पावर में रहे, लेकिन अमेरिका जो है वो वहाँ पे जो वहाँ की जो हुकूमत का जो अपोज़िशन पार्टीज़ को डील करना, पर्टिकुलरली जमात-ए-इस्लामी हो या वाजिदा ज़िया की जो पार्टी है उसको हो, उनको ऊपर कत्ल के पर्चे भी बनाए हुए हैं, जेलों में भी डाला हुआ है। तो एक 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 प्रॉपर उन्होंने फ़ोर्स बनाई हुई है जिसके ज़रिए वो अपोज़िशन पार्टीज़ को डील करती हैं। आप कैसे देखते हैं बाइडेन साहब ने की और हसीना वाजिद की मोदी साहब ने मुलाकात भी कराई थी, लेकिन लगता है कुछ चीज़ें सँभल नहीं रही वहाँ पे। आपको लगता है कि मोदी साहब हसीना वाजिद को बचा पाएँगे? क्योंकि नज़र तो ये आ रहा है कि इंडिया का जो असर-ओ-रसूख है वो ग्रो और कर रहा है। श्रीलंका में देख लें, मालदीव्स का इलेक्शन एंटी इंडिया लड़ा गया। बांग्लादेश में भी इंडिया अपना रोल प्ले कर रहा है कि चाइनीज़ इन अपना इन्फ्लुएंस ना आ जाए। हाउ डू यू सी दिस? काइंडली हमारे साथ व्यूज़ शेयर करें। चीमा साहब, मैं इसको इस तनाज़र से देखता हूँ। बिलखसूस मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि वो जो इलेक्शन हो रहे हैं वहां पे अपोजिशन पार्टी कहती है कि आप वहां पे केयर टेकर गवर्नमेंट एक बनाएं ताकि वो इलेक्शन न्यूट्रल हो सके, उनकी क्रेडिबिलिटी हो इलेक्शन की। और वहां पे उस पे इन चीजों पे एहतजाज हो रहे हैं वहां पे। एक तो ये बात। आज वॉशिंगटन डीसी में इसी तनाजर से, इसी हवाले से एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेटमेंट उनकी है। बल्कि हसीना वाजिद जो मैडम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो आज बड़ा वॉशिंगटन डीसी में उसको डिस्कस किया जा रहा है। इससे पहले जो पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं वो भी इलेक्शन कमीशन को जाके मिले। अब बात ये हुई है कि कल जाके बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो जाके इलेक्शन कमीशन को मिले हैं और उन्होंने उनको कहा है कि आप स्पीडी और फेयर इलेक्शन कराएं। उसके जवाब में शेख हसीना वाजिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि क्या जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं, एक्स प्रेसिडेंट से अगर मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो मैं भी अपोजिशन से बातें कर लेती हूँ, मैं भी कर लेती हूँ चीजें। मेरा उससे उस हवाले से एक और इसमें से पॉइंट निकालता हूँ। एज बहसीते पाकिस्तानी अमेरिकन, अमेरिका को बड़ी फिक्र है पाकिस्तान के इलेक्शनों की, अमेरिका को बड़ी फिक्र है बांग्लादेश के इलेक्शन की, लेकिन आधा अमेरिका यहां समझता है कि इलेक्शन चोरी हो गया हमारे से। आधा अमेरिकन जो है अभी तक इलेक्शन रिजल्ट को नहीं मानता। आधा अमेरिका जो है उसको इलेक्शन के ऊपर कोई कोई ट्रस्ट नहीं रह चुका। जिस तरीके से 22 मिलियन मेल इन वोटिंग की गई पिछले इलेक्शन में, और अब फिर तैयारियां की जा रही हैं अमेरिका के अंदर कि कोविड को फैलाया जाए और मेल इन वोटिंग की जाए। और जिस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी आपस में लड़ रही है और जिस तरीके से करंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और एफबीआई को पॉलिटिकल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मेरे ख्याल में जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, अमेरिका खुद एक वन पार्टी कंट्री बन जाएगा बड़ी जल्दी, चाइना की तरह। यहाँ पे मैं चीमा साहब दूसरा एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अर्ज करना चाहूंगा। हेल्दी अपोजिशन, हेल्दी क्रिटिसिज्म के बगैर जमहूरियत काम नहीं कर सकती। और जो इस वक्त इंटरनेशनल ट्रेंड है वो ये है, अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, मैनिपुलेशन इज ऑन द राइज, कैंसल कल्चर इज ऑन द राइज, और डेमोक्रेसी इज डाइंग एंड ब्लीडिंग बैडली। उसमें ना सिर्फ मैं ये कहूंगा कि अमेरिका के अंदर ही हो रहा है, आप देख लें दूसरे ममालिक के अंदर। आप इस वक्त देखें फ्रांस के अंदर मिक्रा किस तरह बिहेव कर रही है, जो कहते हैं मिडल ईस्ट की ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट इजराइल। बल्कि आज ये बात की जा रही है कि नेतन्याहू वाज कंप्लीटली बिजी इन जुडिशियल रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से हमास जो है उनके रडार पर नहीं, जो अटैक हो गया। बिल्कुल उसी तरह हसीना वाजिद जिस तरह आप कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे भी अब भारत जो है उसका असर रसूख है। मालदीव में आपने जो बिल्कुल मेंशन किया है कि वहां इलेक्शन हुए, वहां पे वो हार गया है। जो इंडिया सिंपथाइजर बंदा था वो हार चुका है, चाइना सिंपथाइजर जीत चुका है। और इसमें और दूसरी एक और मैं ये बात कहूंगा कि इस वक्त श्रीलंका के हवाले से श्रीलंका 50-50 है। उसमें मैं बताना चाहूंगा वो किस तरीके से भारत ने उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चाइना भी वहां पे अपना जो है वो जोर लगाता है। मैं उसके दो शवाहिद बताना चाहूंगा आपको। एक तो रिसेंटली
श्रीलंका ने क्योंकि उन्होंने रीस्केड्यूल उनके कर्जे किए, उनका टाइम आ रहा था रीस्केड्यूल करने का श्रीलंका के, उन्होंने रीस्केड्यूल किए, उसके रिटर्न में उन्होंने BRI को सपोर्ट किया श्रीलंका ने। उन्होंने दूसरी साइड पे भारत के साथ भी अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को क्रिटिसाइज किया, उन्होंने कहा कि हमारे टाइगर भी जाते थे वहां पे, तामिल टाइगर, और उनको भी पॉलिटिकल असाइलम दिया। वो एक बड़े, दे आर वॉकिंग ऑन द एग शेल्स। अब दूसरी चीज हुई है कि वहां पे रिसेंट अभी जो चाइनीज शिप आया था, उसने वहां रुकना था, लेकिन उन्होंने आज उसको कहा कि आप यहां से चले जाए। लेकिन अब देखें बांग्लादेश के अंदर ये हालात हैं। दूसरा, अमेरिका की इंटरफेरेंस जो है वो जो मेरे ख्याल में कोई अच्छी नजरों से नहीं देखी जा रही, क्योंकि अमेरिका को अपनी रिफॉर्म की जरूरत है, अमेरिका को अभी अपने फेयर इलेक्शन कराने की जरूरत है। देखा जाए तो मैं नहीं समझ, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस और लॉ, मैं आई कैन गो इनटू द डिबेट, आई एम नॉट प्लीज्ड विद द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन यूएस एट द सेम टाइम। डोनाल्ड ट्रंप को 3 साल कुछ नहीं छेड़ा गया, जो ही उन्होंने अपनी कैंडिडेसी अनाउंस की है, जो ही उनके पोल सामने आए हैं, तो 90 उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, 90 इस वक्त उनके ऊपर चार्जेस। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउसेस जो मैं यहाँ पे बताना, जो एक ट्रेडिशन था वो चीमा साहब ये होता था कि व्हेन एवर अमेरिकन प्रेसिडेंट विंस द इलेक्शन, व्हेन ही गोज टू व्हाइट हाउस, वो बाई पार्टीसन हो जाता था। वो कहता था कि नाउ आई एम प्रेसिडेंट ऑफ द एंटायर कंट्री, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ एवरी अमेरिकन। ओबामा के टाइम से ये ट्रेडिशन खराब होता जा रहा है। बल्कि उसमें मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी कहूंगा कि उन्होंने भी कोशिश की थी अपने फार राइट को ही रिप्रेजेंट करें, लेकिन ओबामा और जो बाइडेन वो सिर्फ डेमोक्रेट्स के प्रेसिडेंट हैं। रिपब्लिकन्स आधे तो उनको समझते हैं कि उनसे इलेक्शन चोरी हुआ है, आधे जो है वो देते हैं कि he's leaning towards far left। तो जो जमहूरियत के चैलेंजेस हैं देखा जाए तो वो इस इन क्राइसिस, लेकिन इसको आज वॉशिंगटन डीसी में बड़ा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये बांग्लादेश में व्हाई अमेरिकन एम्बेसडर इज गोइंग देयर एंड पोकिंग एवरीवेयर, स्पेशली इलेक्शन कमिश्नर को मिलना, और जिस तरीके से मिलते हैं फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स को, उसके प्रोटोकॉल को साइड पे रख के जाके डायरेक्ट लोगों से मिलना, अब मेरे ख्याल में अमेरिका उसमें लोगों को इतराज़ात है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, इस वक्त जो चीजें चल रही हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उसमें 3 हमास ने कल 3 जो उनके हॉस्टेजेस थे उनकी उन्होंने वीडियो जो है उसको रिलीज किया है। उसके बाद आज जो रफा ओपनिंग है, वहां से जो मरीज हैं लोग और जो फॉरेन सिटीजन है, उनको आज पहले लोग बाहर वहां से निकले हैं आज बॉर्डर से। लेकिन मुसलसल अटैक हो रहे हैं रात और दिन में, इसमें कोई शक नहीं है। वन साइडेड अटैक्स आर ऑन द राइज। लेकिन यहाँ पे मैं चीमा साहब ये जरूर बताऊंगा कि मुस्लिम कंट्रीज आर नॉट playing any role, they are not together, they are not even then condemning it properly। ये ज्यादती है यहाँ पे। हालांकि कल कांग्रेस का सेशन था, वहां अंदर भी फलस्तीन के हक में कल नारे लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि इस the word Hamas is gaining the PR campaign उनकी ठीक चल रही, Israel is losing the PR war at the same time। मेरे ख्याल में ये चीजें सामने हैं। बाकी तार साहब जो मैं सवाल करना चाहता हूँ वो थोड़ा वापस लेके जाना चाहता हूँ आपको अमेरिका बांग्लादेश पे। तार साहब, अमेरिका नॉर्मली दुनिया में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स होते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, इन इश्यूज के ऊपर बात करता है, और वो जारी बात है उसके पास वो हम बोलते हैं ना कैरेट एंड स्टिक्स भी होती हैं। वो अभी फॉर एग्जांपल मुझे याद है हसीना वाजद जो हैं वो कुछ महीने पहले अमेरिका गई थी, तो अमेरिका में उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, स्वाय वर्ल्ड बैंक के वो वापस आ गई थी। आपको क्या लगता है कि अमेरिका डेमोक्रेसी की भी बात करता है, फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात करता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी बात करता है, अगर अमेरिका बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान या और मुल्कों को ये चीज़ें अब नहीं कह सकता, तो डू यू बिलीव कि इससे अमेरिकन जो पावर है वो तो कमज़ोर होगी और अमेरिका का असर वसूल भी कमज़ोर होगा और अमेरिकन इन्फ्लुएंस भी होगा? तो ये अगर फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं सही रहती, बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, तो अमेरिका के पास ऐसे टूल्स हैं कि वो बांग्लादेश को पनिश कर सकता है। डू यू बिलीव कि बांग्लादेश अमेरिका इस एक्सटेंट पे जा सकता है, जाना चाहिए? एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान में चीज़ें चल रही हैं लेकिन वो साइलेंट हैं,
बांग्लादेश में अपना जो स्टैंडर्ड है हाई रखना चाहते हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? इसके लिए चीमा थोड़ा साहब, सबसे पहले तो मैं बताना ये चाहूंगा कि अमेरिका जो है वो जमहूरियत को, फ्रीडम को प्रमोट नहीं करता, वो सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। लेकिन यूज ये टूल यही करता है जमहूरियत और फ्रीडम के। जिस तरीके से वो इराक को फ्रीडम दिलाने गए थे वहां पे, वो हालांकि उनको क्या मजबूरी पड़ी थी। फिर अफगानिस्तान को फ्रीडम देने चले गए फ्री में, हालांकि मेरा मकसद जमहूरियत देने चले गए। यहाँ पे मैं ये मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी की जो समिट बाइडेन साहब ने कराई थी उसमें पाकिस्तान को इन्वाइट किया, तब बांग्लादेश को इन्वाइट नहीं किया था। एक तो ये बात। दूसरा, मैं जो सबसे इस वक्त अमेरिका की जो सुप्रीमेसी और उनकी फॉरेन पॉलिसी की धाक जो थी, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, अपनी सेकंड वर्ल्ड वॉर में एटॉमिक एक्सरसाइज के बाद पीक पर गई और उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली नीचे जाती गई। इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए बाद में कई एक्सरसाइजेज की हैं, जिसमें मैं कहूंगा कभी नारा लगाया गया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, कभी नारा लगाया गया कि हम फ्रीडम को एक्सपेंड कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को एक्सपेंड करके जाके सारे मिडिल ईस्ट को तोड़ दिया उन्होंने जाके। लेकिन उसका एंड कहां पे हुआ है? फॉल ऑफ काबुल पे उसका एंड हो चुका है। अब इस वक्त इनके एलाइज परेशान हैं, जो इनके एडवर्सरीज हैं, वो दे हैव कैलकुलेटेड देम आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल। इस वक्त देखें रशिया, पुतिन जो है, इस वक्त जो गवर्नमेंट है यहाँ पे, इसको कहा जाता है थर्ड टर्म ऑफ ओबामा, तो ओबामा को तो टेस्ट उन्होंने सीरिया और दूसरे ममालिक में कर लिया था पहले। चाइना और रशिया इस वक्त जो है, दे आर नॉट स्केर्ड फ्रॉम देम। हाँ, इनके पास अब टूल्स क्या रह चुके हैं बांग्लादेश को, श्रीलंका को तंग करने के लिए, पाकिस्तान को तंग करने के लिए। वो टूल क्या है? वर्ल्ड बैंक है, IMF, यूनाइटेड नेशंस है, और कुछ भी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस भी, ये तीनों टूल अमेरिकन टूल हैं। और इसके जरिए ये पनिश ये करते हैं कि मुल्कों की इकोनॉमी टाइट करके, उनकी करेंसी को टाइट करके, फिर उनको घुटनों पे ला के, तो फिर इस तरह के काम करते करते CIA ने अपने ऑपरेशन ऑलमोस्ट बहुत काफी अरसे से पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट बंद कर दिए हैं, डजंट एग्जिस्ट एनीमोर। पहले ये जिस तरह यहाँ पे साउथ अमेरिका में रजीम्स को चेंज कर देते थे, कुछ और कर लेते थे, ये एक्सरसाइज थोड़ा बहुत होता है। डेवलपिंग कंट्रीज में पैसा डॉलर दे देते हैं करप्ट अफसरान को, करप्ट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको, ये अपने हाथों में करके चीजें करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मेरे ख्याल में वो पोजीशन नहीं रही जो पहले कभी थी, स्पेशली आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल। और स्पेशली इस वक्त जिस तरीके से पुतिन खुल खुला के चैलेंज करता है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट शी खुल खुला के चैलेंज करता है अमेरिकन को, मैं आई हैव अ डाउट कि ये कोई अब रजीम टॉपल करने की सलाहियत रखते हैं, या फिर ये तीनों टूल जो मैंने आपको बताया है, वर्ल्ड बैंक, IMF और यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां, उनके जरिए ये काम कर लेंगे, करेंसियां मैनिपुलेट कर लेंगे, ये सैंक्शंस लगा लेंगे। लेकिन अब मेरे ख्याल में दुनिया के ज़हन में जो एक खौफ होता था अमेरिका का, वो खत्म हो चुका है। तो तार साहब, इसमें थोड़ा ये भी कमेंट कर दीजिएगा, अगर बांग्लादेश साइडलाइन हो जाता है तो ये इंडिया को नुकसान नहीं होता? क्योंकि फॉर इंडिया बांग्लादेश इज इम्पोर्टेंट कंट्री। अमेरिका जो है और चाइना बिल्कुल सर पे बैठा हुआ है, नेबरिंग कंट्री भी है। इसमें तो फिर ये भी है एक चीज़, इसको आप कैसे देखते हैं कि इंडिया और अमेरिका के दोस्त कम हो जाएंगे अगर अमेरिका ज़्यादा दबाता भी है बांग्लादेश को, और अगर नहीं दबाता तो अपना असर रसूख और अपनी रेपुटेशन कंप्रोमाइज होती है। चीमा साहब, मेरे ख्याल में इस वक्त अगर देखा जाए तो जो बांग्लादेश अमेरिका के साथ कर भी रहा है और करने की शायद करे भी फ्यूचर में, लेकिन भारत के साथ अपने रिलेशनशिप खराब नहीं करे। एक तो बॉर्डरिंग होने की वजह से, फिर बांग्लादेश उनके बांग्लादेश के अंदर भारत का इन्फ्लुएंस होना एक, और फिर बांग्लादेश के लोग जो हैं वो बॉर्डरिंग इंडिया जो है बंगाल उसमें, और सारी, सो दे आर मेरे ख्याल में दे आर एम्बेडेड विद ईच अदर। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा आपको। अमेरिका को तो चलो ठीक है, हसीना वाजिद जो है, शेख हसीना, वो आंखें दिखा रही हैं, लेकिन आपको पता है कि वहां पे बॉर्डरिंग एक उनकी जगह है, तरीपुरा बॉर्डर के पास, वहां पे वो 1971 के जो 1600 सिपाही मरे थे इंडियन उस जंग में, उनकी यादगार बनाई जा रही, जिनमें 1600 इंडियन फौजियों के नाम लिखे होंगे। तो आपकी जब इस तरह के रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, और उसका संगे बुनियाद जो था वो मोदी साहब और शेख हसीना वाजिद ने दोनों ने मिलकर रखा था, और दिसंबर में वो यादगार मुकम्मल हो रही है। अमेरिका को दिखा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भारत के साथ रिलेशनशिप बांग्लादेश, वो कहते हैं ना, एक दूसरे का अनटूट हिस्सा है, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैसअप नहीं कर सकते, ना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तार साहब, थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ। क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है अभी, और
क्रिकेट वर्ल्ड कप में सुना पाकिस्तान न्यूजीलैंड से जीत गया, मैं तो इतना नहीं उसको फॉलो नहीं, कर रहा। न्यूजीलैंड से नहीं, तार बांग्लादेश। साहब मैं सारा सवाल इसमें, अच्छा तार साहब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के दो जो मेन इंपॉर्टेंट पद है, एक चीफ सिलेक्टर साहब, इतनी लंबी दाढ़ी है उनकी, इंजमामुल हक साहब, इंग्लैंड में कोई टीम कंपनी बनाई थी, उस कंपनी के जरिए फायदे उठा रहे थे। और जो दूसरे दाढ़ी वाले हमारे साहब हैं, हमारे विकेट कीपर हैं मोहम्मद जुनैद साहब, मेरा ख्याल है जुनैद साहब, जो न्यूयॉर्क की सड़कों पे मसल्ला डाल के नमाज पढ़ती हैं, और दोनों ने एक कंपनी के एम्प्लॉय जो है खोली है लंदन में, और उससे फायदे उठा रहे थे, और कहा जा रहा है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तार साहब ये जी जी मैंने इसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च की है इसके बारे में। उस कंपनी का नाम है याजो स्पोर्ट्स के नाम से इन्होंने कंपनी लंदन में रजिस्टर कराई है। वो जो हमारे बारिश दाढ़ी तुलिता के उन्होंने, और ये जो बाकी नमाज बाहर पढ़े ना पढ़े, खेल के मैदान में जरूर नमाज पढ़ते हैं। तो इन्होंने वहां पे जो कंपनी शुरू रजिस्टर कराई, ये लोगों से पैसे लेके पहले तो खिलाड़ियों को खिलाते थे, उसके अंदर जो टीम बनती थी पैसे वहां पे वो जमा कराते थे, फिर टीम में आते थे वो। एक तो ये बात, और दूसरी उसमें जो मैं बात ये करना चाहूंगा कि जो आपके इसके अशरफ साहब आपके जो इंचार्ज हैं इस पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो पीएस पार्टी के की रिकमेंडेशन पर आए थे। उन्होंने कहा था कि ये हमारा बंदा, उन्होंने जितने ठेके थे वो एमक्यूएम को देते रहे हैं, क्योंकि एमक्यूएम और पीएस पार्टी का आपस में रिलेशनशिप है कराची। और उसके बाद ये अगर देखा जाए, अगर इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने उसके जवाब में क्या कहा है, इन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि हमें 6-6 महीने से तनख्वाही नहीं मिली, हम बेचें, हम ये मैच ना बेचें तो खाएं कहां से। तो मेरा ये इस पे जवाब ये था कि आपको जाने की क्या, खैर वो जाए ना तो पैसे कैसे बनेंगे। अब कल इन्होंने ये किया है, कल मुझे पता था, मैंने तो ट्वीट कर दी थी कि ये बांग्लादेश का मैच हो सकता है जीत जाए, क्योंकि जो बुकी हैं, जो सट्टा लगाने वाले हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं है इस मैच में, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। शायद कोई खरीदने वाला होता तो ये कर लेते कोई ड्रामा आगे पीछे, लेकिन कल 7 विकेटों से ये जीत गए हैं। लेकिन पहले वसीम अकरम साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, मैं बड़ी हैरान मुक्कन थी कि 2 साल हो चुके हैं चीमा साहब, इनका फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ किसी खिलाड़ी, और फिर ये सारा दिन बैठ के कड़ाइयां खाते हैं, खाबे खाते हैं, ये लस्सियां पीते हैं। ये इनको चाहिए कुश्ती करें, कबड्डी खेलें, ये क्रिकेट तो इनके लिए बना नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से बांग्लादेश के इस मैच से पहले भी एक दिन पहले अपनी डाइट से हट के इन्होंने फिर खाबे मंगा के होटल में खाए हैं। तो ये इनके हालात हैं, ये दे आर आउट ऑफ कंट्रोल, दे आर आउट। अब वो जो हमारे मुर्शद साहब जो इसके हेड थे दाढ़ी वाले, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और शायद इसी वजह से जीत भी गए हैं। कोई मैसेज गया होगा कि उन शायद वापस जाना है, की पता है, हमें भी, हम भी शायद चिल्ले में चले जाएं, वैसे इनको जाना चाहिए चिल्ले में। और दूसरा ये है कि चीमा साहब इस तरह की टीम, अगर इस तरह की टीमें हो तो उनको पाकिस्तान के खर्चे पे टिकट लेके नहीं भेजना चाहिए, जिनके 2-2 साल से फिटनेस टेस्ट ही ना हुए, क्योंकि नेशनल एम्बेरसमेंट है। पाकिस्तान को पहले थोड़ी बुरी खबरें मिलती हैं डेली बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर। कभी आप 12,000 पासपोर्ट भेज देते हैं अफगानियों को, कभी आप ये कर लेते हैं, कभी अब IMF का आने वाला है तो अब नए ड्रामे शुरू करेंगे, वो उनका रिव्यू शुरू होने वाला है। तो कौम को बुरी खबरों से कोशिश करें कि बचाएं, कोई अच्छी खबर भी कभी मिले। और मुझे लगता है कि वो डेस्परेशन के हालात हैं इस वक्त पाकिस्तान में। चीमा साहब आपने जो बात की है, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसके इनके ऊपर केस होना चाहिए, खासकर वो याजो स्पोर्ट्स के नाम पर इंग्लैंड में जो कंपनी रजिस्टर है, अब तो उसके एड्रेस आ चुके हैं, उसके शेयर होल्डर्स के नाम आ चुके हैं, कन्फेशन अब तो कर रहे हैं ऑलमोस्ट कि हाँ हम इससे करते रहे हैं माजी के अंदर। लेकिन ये कि एम्बैरसिंग है। इस पे दुनिया क्या देख रही होगी, पहले आपकी अदालतों के हालात, इलेक्शन कमीशन के हालात, आपके नैब के हालात, ये जो सारी दुनिया वॉच कर रही है, इसकी ये कमी रह गई थी क्रिकेट मैचों की, अब ये भी हो रहा है, मुसलसल बिक रहे हैं, हर मैच बिक रहा है। लेकिन इस तरह की टीम को मेरे ख्याल में आप कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम स्पोर्ट्स से माफी मांग लें तो अच्छा है। पहले आप इकोनॉमी का कुछ कर लें, कुछ और कर लें। वो पासपोर्ट वाले कहते हैं जी हमने पासपोर्ट इसलिए बेचे थे कि 2-2 साल से हमें भी तनख्वाह नहीं मिली थी। ये कहते हैं जी हमने मैच इसलिए बेचे हैं कि हमें 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो इसका क्या हालात है, तो फिर ये क्यों भेज रहे हैं इनको बाहर, पाकिस्तान से भेजें इनको, या यही कहें कि सड़कों पर क्रिकेट खेल लिया करें, गुल्ली डंडा खेल लिया करें। वरना आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर कौन से हालात हैं स्पोर्ट्स वाले, अगर देखा जाए। बिल्कुल तार साहब, ये तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भेजा है, 5 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी हुई। एनी हाउ,
तार साहब, मूविंग ऑन, इजराइल फलस्तीन की सिचुएशन में आई थिंक जॉर्डन ने एम्बेसडर कॉल कर लिया है और उन्होंने इजरायली एम्बेसडर को भी कहा है। तार साहब, ये जो अभी इजराइल जो रिफ्यूजी कैंप्स पे जो हमले कर रहा है, उसकी क्या लॉजिक है? 9,000 के करीब सुना बंदा मारा जा चुका है फलस्तीनी। कई लोगों का तो कहना यह है कि शायद इजराइल एक टोटल बनाना चाहता है, जी ठीक है, हमारा 1400 मरा तो उनका 14,000 मरना चाहिए। इसमें जारी बात है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है हमास की, फलस्तीनियों की। सारे हमास के लोग तो थोड़े मारे जा रहे होंगे, मेजॉरिटी जो है वो 99.99% तो फलस्तीनी उस तरह वो मारे जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? मुस्लिम उम्मा तो खामोश बैठी हुई है, उसके पास तो है ही कोई नहीं। ये एम्बेसडर कॉल कर लिया गया है। पाकिस्तान ने अपनी ये सेनेट से एक करारदाद पेश की है, मुशाहिद सहमत हैं सैयद साहब ने। आपको क्या लगता है, ये जितना एक मॉरल प्रेशर, और इस वक्त ये कहा जा रहा है जी इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन, कुछ होगा या कि अभी इसी तरह मारेंगे इनको और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते? चीमा साहब, मेरे ख्याल में देखें, इसमें हमास कंडेमेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शुरू हमास ने किया, ये सारा कुछ अगर किया जाए तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो उन्होंने भी की है। सिविलियन को हॉस्टेजेस बना के ले गए हैं। 85 साल की खातून जो है उसको लेके वो हॉस्टेज बना लिया है। इंटरनेशनल लॉ का तो उन्होंने भी ख्याल नहीं रखा अगर देखा जाए। यहाँ पे जिस तरह आप बात कर रहे हैं, रिफ्यूजी कैंपों पे हमले कर रहे हैं, यहाँ पे कल की खबर ये है कि उस रिफ्यूजी कैंप के अंदर हमास जो थे, हमास के लीडर उसमें उसके अंदर थे। और दोनों देखें, इजराइल अटैक करता है, सिविलियंस को मारता है, नो क्वेश्चन अबाउट, सिविलियन मर रहे हैं, उसका वो क्लैरिफिकेशन देते हैं कि दिस इज कोलैटरल डैमेज। लेकिन मैंने एक दफा क्वेश्चन किया था यहाँ से, यहाँ पे एक इजराइल के एम्बेसडर से, कि व्हाट इज एन अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ कोलैटरल डैमेज। उनके 300 मरते हैं, आप 3,000 मार देते हैं, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 1400 से 14,000 के बराबर करना, ये डिसेंट कोलैटरल डैमेज तो नहीं है। लेकिन उनके पास चॉइस, मुझे ये बताएं, हमास ने 500 किलोमीटर की टनल्स नीचे बनाई, उसके नीचे पूरा एक शहर आबाद है गाजा के नीचे। अब मुझे ये बताएं कि अगर उनको खतरा हमास से है, हमास से उनकी जंग है, और हमास मुसलसल लोगों को, सिविलियंस को, फलस्तीनियों को एज ए ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल में इजराइल का अगर सोचा जाए फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, दे डोंट हैव एनी चॉइस। इस साइड से देखा जाए तो नहिते फलस्तीनी है, हमास उनको आगे करके मरवाते हैं और सिविलियन मार रहे हैं, जो सख्त ज्यादती है, बहुत ज्यादती। क्योंकि इस वक्त देख लें, 9,000 में से आधे तो औरतें और बच्चे हैं, बल्कि ज्यादा बच्चे हैं इसमें। उनका क्या कसूर? उनका तो कोई कसूर नहीं। लेकिन ब्लेम इस वक्त अगर देखा जाए, हमास कहां है आज जिसने सारा कुछ शुरू किया था? आज उनको भी ब्लेम करना चाहिए। और दूसरा, इस वक्त अगर देखा है तो इस्लामिक कंट्रीज तो वो, मैंने आपको पहले भी कई दफा कहा था कि इस्लामिक कंट्री जो है, आधे जो है वो तो रन बाय देयर ओनर्स। आधे कंट्रीज जो है उनको, उनके बारे में तो कहा जाता है कि दे रन लाइक दिस इज देयर फादर्स प्रॉपर्टी। दादे के नाम पर कंट्री का नाम रख लिया जाए, सऊदी अरेबिया। सऊद एक वाज अ लिविंग पर्सन। तो वहां पे उन्होंने किस चीज की साथ देना है या नहीं देना, उन्होंने पब्लिक ओपिनियन देखनी होती है, उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन देना होता है, करना होता है। ना ह्यूमन राइट्स है, ना कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है, ना फ्रीडम है, ना कुछ है। और दूसरे कंट्रीज जो है वो इतने करप्ट हैं, जिस तरह हमारा पाकिस्तान की सेनेट ने कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। लोग आज भी इस बुरे तरीके से झंझोड़ झंझोड़ के, भंबोड़ के पाकिस्तान को खा रहे हैं, जिस तरह मुर्दान को खा रही होती है, गिद्दें खाती है, आज भी उसी तरह लूट रहे हैं। डॉलरों पाउंडों को की बारिशें हो रही हैं और लोग लेके भाग रहे हैं मुसलसल। उसको ना सुप्रीम कोर्ट रोकने की सलाहियत रखती है, ना आसन मुनीर साहब उसके बारे में कुछ सीरियस डिसीजन ले रहे हैं। जिस तरह लूट थी, 72 बिलियन आ रहे, मैं 72 मिलियन किस्त आनी IMF की, वो लंदन ही जाएगी, प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, आपकी ब्रिटिश एजेंट जो है टोरंटो की प्रॉपर्टी खरीदेंगे। वो पाकिस्तान में तो IMF में पहुंच नहीं। मैं बार बार ये मुसलसल कहता हूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, पाकिस्तान इज अ करप्ट कंट्री। प्रूवन, प्रूवन। इस वक्त सबसे पहला टारगेट आपका ये होना, आपकी इकोनॉमी भी तभी ठीक होगी जब करप्शन रोकेंगे। जब करप्शन, देखिए मैं उसकी एक मिसाल, सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि 100 पेट्रोल पंपों के ऊपर ईरानी तेल बिक रहा है, आपकी स्मगलिंग हो रही है, उसको कंट्रोल करके उसको आपके बॉर्डरों पे आपका सारा डॉलर खींच के वो ले जाते हैं, हर चीज। आप अगर इन चीजों को रोकें तो आपकी इकोनॉमी तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। लेकिन वो रोकेगा कौन? उसके लिए पता नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी नहीं पैदा हो रहा है। सबसे बड़ा अलमिया तो ये तो रोक, ये चीजें तो किसी पाकिस्तानी ने करनी। ये जो इंग्लैंड से प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, उनको धो धा के सीधे, जिस तरह मुझे किसी ने कल
एक मीम भेजी, उसने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब ईमानदार थे तो इनको लंदन भेजा क्यों गया, और अगर करप्ट थे तो फिर लंदन से वापस क्यों लाया गया। लेकिन ये इसका जवाब कौन जवाब है इसका। लेकिन इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता है कि ही इज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सरकारी रिहायशों पे ठहर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, 40-40 गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं। कोई है किसी के पास कोई सवाल और जवाब? आज उन्होंने ये एक कोर्ट के अंदर उन्होंने प्ली ली है कि मेरी 74 साल उम्र है, मैं जेल में नहीं जा सकता। लेकिन जो 71 साल का बाबा बंद किया हुआ है आपने अंदर, उसके ऊपर ही इसका इतलाक क्यों नहीं होता? 3 साल उसकी भी तो 71 साल एज। लेकिन ये फिर चीमा साहब दुख वाली बातें हैं, पाकिस्तान में ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो ना माजी में ना मुस्तकबिल में किसी दूसरे मुल्क में नहीं देखे जा सकते। मेरी समझ से बाहर है। वो जज मजहर नकवी साहब हैं, पलंदे हैं उनकी करप्शन के लगे पर लाइन, या तो क्लैरिफाई करें या वो रिजाइन करें। लेकिन वो अभी भी फैसले कोर्ट के अंदर बैठ के धड़ल्ले के साथ केसेस हो रहे हैं। वाहिद एक ऐसा कंट्री है कि जिनकी काले रिकॉर्ड है, काल के ऊपर उनकी हर चीज मौजूद है। वो किस मुंह से खुद बैठते होंगे अदालत के अंदर इस तरह के जजेस। लेकिन ये फिर पाकिस्तान है, यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब, ये वो आपने सही कहा कि पाकिस्तान में कोई पाकिस्तानी पैदा नहीं हो रहा, बाकी तो सारा कुछ ही हो रहा है। फ़लस्तीन के मसले पे हम खामोश हैं, इंटरनल अकाउंटेबिलिटी देख लें, क्रिकेट देख लें, और क्रिकेट में तो आज सारे दाढ़ियों वाले गए थे तार साहब। हम तो समझते थे दाढ़ियों वाले जो हैं ये तो करप्शन ही नहीं करते तार साहब, ये तो देखिए किस तरह के लोग हैं ये, मतलब, और और नमाजें पढ़ते हैं क्रिकेट न्यूयॉर्क में। के मैदान में चीमा साहब नमाज पढ़नी फिर। और ये जो तार साहब, वो जो दूसरा मोहम्मद जुनैद जो निज़ामुल हक साहब के साथ है ना, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया तो उसने वहाँ पे जाके उनको बुलाया गया, पता नहीं 3 दिन के किसी फंक्शन पे किस पे, उसने जाके वहाँ कुरान पाक का गिफ्ट किया वहाँ की प्रोफेसर को। और अब देखें वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में देखें वो किस तरह इंगेज हैं। नहीं चीमा और साहब, वापसी पे बॉस्टन से एक वापसी पे न्यूयॉर्क में, तार साहब आपकी बात कर रहा हूँ, बॉस्टन से वापसी पे न्यूयॉर्क की एक स्ट्रीट के ऊपर मसल्ला डाल के नमाज पढ़ी। लोगों ने क्रिटिसिज्म किया कि न्यूयॉर्क में तो हर दूसरे ब्लॉक में आपको मस्जिद नजर आएगी, तो ये आप क्या कर रहे हैं? बॉस्टन में कुरान पाक दे के आए, न्यूयॉर्क में मस्जिद बनाई है और सड़क पे नमाज पढ़ रहे हैं, तो लंदन में जाके कंपनियां मैच बनाई हैं। चीमा साहब दानिश कनेरिया कह रहे ना मुसलमान हो जाओ, उन्होंने कहते तू कन्वर्ट हो जा, आप मैच बेच रहे हैं। ये खुला तजाद है, जिस तरह वो कहते हैं खुला तजाद। चल खुला तजाद, चले देखते हैं क्या होता है तार साहब। थैंक यू वेरी मच तार साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।